जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस आजकल अति उत्साहित है। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बहुत जोश में है, सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है, फेयरवेल देना चाहती है। अब अति उत्साहित हो भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस में तो आए दिन बागी निकलते रहते हैं जो कि इस्तीफा दे देते हैं या पार्टी में ही रहकर राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी में इतने दिनों में एक अचानक औचक इस्तीफा हुआ है, तो सोच रही है कि उस मुद्दे को उठाकर जगदीप धनखड़ को उकसाकर, सहानुभूति दिखाकर कुछ बीजेपी के खिलाफ बुलवा ले, पीएम मोदी, अमित शाह के खिलाफ जगदीप धनखड़ कुछ बोल दे जिससे कि इनका कुछ भला हो जाए। लेकिन जगदीप धनखड़ ने तो ऐसा कुछ बयान दिया नहीं। वो तो बहुत अच्छा रेजिग्नेशन देकर, अच्छा सा लेटर लिखकर चले गए। और अब यही इस्तीफा कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाला है। शुरुआती दौर में तो कांग्रेस को बड़ा अच्छा लगा कि कुछ अब निकला बीजेपी में से, कुछ कोई विरोधी बन जाएगा, बागी बन जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे इस्तीफे की बात पुरानी हो रही है, नए उपराष्ट्रपति को चुनने की बात आ रही है, तो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। कांग्रेस के लिए अब एक नई परीक्षा शुरू हो गई है और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक तरह से कांग्रेस के लिए दो धारी तलवार है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस हिस्सा ले, उम्मीदवार उतारे तो भी मुश्किल, उम्मीदवार ना उतारे तो भी मुश्किल होने वाली है। अब कांग्रेस में ये मंथन शुरू हो गया है। वैसे तो पूरे इंडिया अलायंस में चल रहा है, लेकिन उन सब से ज्यादा जिसकी इज्जत दांव पर लगी रहती है वो कांग्रेस है, क्योंकि वो अपने आप को इन सब का नेता कहती है, इंडिया अलायंस का नेतृत्व करता कहती है कि हम लीडर हैं, हमारे राहुल गांधी लीडर हैं। तो फिर कांग्रेस को ही सोचना पड़ेगा। और इसीलिए अब कांग्रेस में ये चल रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो उसमें हम करें क्या। उम्मीदवार लाते हैं और वहां पे संख्या नहीं मिलती तो भी हमारी बेइज्जती होगी, और उम्मीदवार नहीं लाते हैं तो भी बेइज्जती होगी कि इंडिया अलायंस जो है, इतना बड़ा अलायंस अपने आप को बना के चलते हैं, लेकिन इन्हें उम्मीदवार उतारने तक का भरोसा नहीं है और इन्हें भाजपा को सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो भी एक सरेंडर हो जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल बनी हुई है। और उसकी वजह है जो राज्यसभा लोकसभा में आंकड़े, दोनों में जो इनके पास नंबर्स हैं और जो इनकी स्थितियां हैं, उससे कांग्रेस के लिए बहुमत पाना बड़ा ही मुश्किल है। जबकि ऐसा नहीं है कि एनडीए के पास पूरा बहुमत है राज्यसभा में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वोटिंग होती है तो कांग्रेस को भरोसा नहीं है कि जितने उसके पास सीटें हैं उतनी भी उसको मिल जाए या उतने लोग उसके पक्ष में वोट डाल दें। देखिए, आपको इसके लिए पूरा उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस समझना होगा। नंबर्स मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, रिटर्निंग ऑफिसर तय कर दिए गए हैं, तो यानी कि अब प्रक्रिया तेजी से चल रही है। और ये चुनाव देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदन में जो सदस्य हैं, जो वैध मत हैं जिनके, वो सदस्य मिलकर वोट डालते हैं, और जिसके पास आधे से ज्यादा वोट पड़ते हैं, यानी कि बहुमत में जिसको वोट पड़ता है, तो वो उपराष्ट्रपति चुना जाता है। अब संख्या बल के हिसाब से देखें, दोनों सदनों में 782 सांसद है और बहुमत का आंकड़ा बनेगा 392। अब लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद है 543 में से, और इंडिया अलायंस के 234 सांसद हैं। राज्यसभा में बात करें तो एनडीए के 130 और इंडिया अलायंस के 79 सांसद हैं। अब इसके हिसाब से बीजेपी के टोटल बनते हैं 423 और इंडिया अलायंस के बनते हैं 313। तो इस आंकड़े से साफ दिखता है कि बहुमत किसके पास है। अब ये 423 के आंकड़े से ये स्पष्ट है कि एनडीए अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जिता सकता है। लेकिन देखिए, ये जो गेम है वो इतना सीधा नहीं है, और कांग्रेस की यही चिंता है। क्योंकि अगर बात यही होती कि अगर एनडीए के जो सांसद हैं 423 वो पूरे एनडीए को डाले, और इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं 313 वो पूरे इंडिया अलायंस को डाले, तब तो कोई बात नहीं थी। यहाँ डर है क्रॉस वोटिंग का, और उसका सबसे ज्यादा डर है कांग्रेस को। देखिए, इस वक्त इंडिया अलायंस और एनडीए के अलावा कुछ और दल भी मौजूद हैं। बीजेडी है, वाईएसआरसीपी है, बीआरएस है और बीएसपी है, जिनके पास, कुछ के पास राज्यसभा लोकसभा दोनों में, और किसी के पास सिर्फ राज्यसभा में सीटें हैं। तो पहला तो ये एक देखा जाएगा कि ये दल किस तरफ डालते हैं। जो कांग्रेस कहती है कि यहाँ पूरा जो सत्ता पक्ष के अलावा जो सारी पार्टियां हैं वो हमारे साथ हैं, इसमें वो वाईएसआरसीपी और बीजेडी को भी गिन लेती है और बीआरएस को भी गिन लेती है। जबकि बीआरएस जो है वो तेलंगाना में कांग्रेस की कॉम्पिटिटर है, कांग्रेस के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी है। लेकिन ये लोग, उन्हें जब बात विपक्ष की करनी होती है तो ये लोग इन पार्टियों को ध्यान में रखते ही नहीं, इनका नाम ही नहीं लेते हैं।
जबकि बीजेडी और वाईएसआरसीपी के पास 7-7 सांसद हैं राज्यसभा में और बीआरएस के पास 4 सांसद है। वाईएसआरसीपी के पास 4 सांसद लोकसभा में भी हैं। तो इनके वोट भी मायने रखेंगे और ये वोट इस लिहाज से मायने रखेंगे कि सिर्फ उपराष्ट्रपति को जिताना ही नहीं यहाँ पर सवाल है, यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी है कि हमारे पक्ष में कितने लोग हैं, कि हमारे उम्मीदवार को कितने लोग चुनते हैं और यहाँ पर एनडीए के पक्ष में वोट डालते हैं और या इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट डालते हैं। यहाँ पर चुनौती ये होगी, देखिए जब भी वोटिंग होती है तो उसको दो नजरिए से देखा ही जाता है। एक तो जिस काम के लिए वोटिंग हो रही है वो काम, वो उसमें कौन जीत हासिल करता है, दूसरा कौन कितनी संख्या लेकर आता है, उससे ये पता चलता है कि सदन में उसके पक्ष में कितने सांसद खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस को डर ये है कि जितने 313 हैं क्या वो भी हमारे ही पक्ष में वोट डालेंगे कि नहीं। यहाँ समस्या ये है क्योंकि आप व्हिप जारी नहीं कर सकते, इसमें व्हिप जारी नहीं होता है तो कोई भी सांसद अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है। और इसके अलावा देखिए इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है, यानी कि नाम दर्ज होते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से, और अगर किसी को पहली बार की वोटिंग में बहुमत नहीं मिलता है तो फिर जिसको सबसे कम वोट मिला है उसको उस लिस्ट से हटा दिया जाता है और फिर उसमें दोबारा से वोटिंग होती है और इसी तरह से एक व्यक्ति को बहुमत तक, जब बहुमत मिलता है तो उसे उपराष्ट्रपति चुना जाता है। ये प्रक्रिया है। अब इसमें कांग्रेस के पक्ष में अगर 313 नहीं, मान लीजिए 250 वोट पड़े और वोट इधर चले गए भाजपा की तरफ, एनडीए की तरफ, तो ये तो इनका जो इन्होंने गुब्बारा बना के रखा हुआ है अलायंस का, पूरे एकजुट विपक्ष का, तो उसका होगा क्या, वो तो फूट जाएगा, हवा निकल जाएगी उस गुब्बारे की। तो इसी बात की इनको चिंता है। फिर दूसरी बात, वाईएसआरसीपी जो हमेशा भाजपा का साथ देती रही है, इस बार क्योंकि भाजपा का गठबंधन टीडीपी के साथ है तो वाईएसआरसीपी ने थोड़ा अलग रुख दिखाया, लेकिन राज्यसभा में वो पूरी तरह से कभी विरोध में नहीं रही है बीजेपी के। तो यहाँ वाईएसआरसीपी के सांसद भी वो भी ये चाहते हैं कि कल को बीजेपी क्योंकि सत्ता में है तो बीजेपी को का हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और कल को हम भी सत्ता में आ सकते हैं आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ इनके सांसद चाहते हैं कि हम सत्ता पक्ष के करीब रहें, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षियों के करीब रहने का तो कोई फायदा नहीं है, तो उनके वोट भी भाजपा को पड़ सकते हैं। बीजेडी भी साथ देती आई है अभी, क्योंकि यहाँ सरकार बदल गई है उड़ीसा में, तो बीजेडी ने विरोधी रुख अपनाया है बीजू जनता दल ने, लेकिन ऐसे अहम मुद्दे पर वो भी कोई फैसला लेने से पहले सोचेगी। अब देखिए आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद है, वो इंडी ब्लॉक का हिस्सा फिलहाल नहीं है। 10 सांसद है जिनमें से एक संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया है, तो 9 बचते हैं। अब उनके 9 सांसद में से भी एक स्वाति मालीवाल है जो कि केजरीवाल की धुर विरोधी बनी हुई है। तो आम आदमी पार्टी के भी पूरे 9 वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ेंगे, एनडीए के खिलाफ पड़ेंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनके ही कुछ सांसद जो हैं वो एनडीए के समर्थन में वोट दे दें। अब बीआरएस की बात कर लीजिए, बीआरएस तो बिल्कुल कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि तेलंगाना में इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। बीआरएस से सत्ता ली है कांग्रेस ने और बीआरएस कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, तो बीआरएस का समर्थन भाजपा को ही, एनडीए को ही मिलने जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जो 423 का आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 500 भी पहुंच सकता है। कुल मिलाकर दोनों सदनों में कुल मिलाकर 500 भी पहुंच सकता है। और कांग्रेस की यही चिंता है कि जब हम सदन में उतरेंगे तो पहले तो हारने की चिंता है कि अगर हमें बहुमत नहीं मिला, जो कि बड़ा ही मुश्किल है, तो वैसे ही हार जाएंगे हम। लेकिन अगर जितनी मिलनी चाहिए उतनी भी नहीं मिली और भाजपा को बहुत ज्यादा मिल गई तो फिर उससे हम कमजोर साबित होंगे, हमारे पास संख्या की दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि टीएमसी ने स्पीकर के चुनाव में क्या हुआ था, टीएमसी ने साथ देने से मना कर दिया था। जब पिछले साल लोकसभा में इन्हें थोड़ी ज्यादा सीटें मिल गई थी और इन्हें लगा था कि हम ही सरकार बना रहे हैं जैसे, जबकि सरकार तो भाजपा की बनी थी और इन्हें बैठना विपक्ष में ही था। तब स्पीकर का चुनाव था और इन्होंने कहा था कि नहीं हम उम्मीदवार उतारेंगे। ये लोग ओम बिरला के नाम पर सहमति जताने से इनकार कर दिया था, लेकिन तब टीएमसी मुकर गई। टीएमसी ने कांग्रेस का साथ देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी 20 मिनट तक फोन पर बात करके उन्हें समझाते रहे जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स थी, लेकिन टीएमसी नहीं मानी और इनके कुछ और दल भी नहीं माने। तो ऐसे में इन्हें ध्वनि मत से उस पर चुनाव कराना पड़ा। इन्होंने पहले कोशिश की थी कि हम बैलेट कराएंगे, यानी कि हम मतदान कराएंगे और मतदान में हमारी संख्या ज्यादा आ जाए, क्या पता हम टक्कर देंगे, या सोच रहे थे, लेकिन वो ध्वनि मत से हुआ। अब ध्वनि मत इसलिए हुआ क्योंकि अगर संख्या ये लोग देखने बैठते तो इनके पास जितनी संख्या थी उतनी भी नहीं रहती और वो एनडीए के पक्ष में वोट पड़ जाते, क्योंकि उसमें व्हिप जारी नहीं होता है। तो ये इनके लिए समस्या हो गई
और इसीलिए इन्होंने स्पीकर का चुनाव ध्वनिमत से किया। अब यहाँ भी यही करने की नौबत आ रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी पार्टियां कांग्रेस के पीछे चलें। टीएमसी अपना अलग रुख अपना रखा है। टीएमसी ने, उद्धव ठाकरे भी आजकल गाहे बगाहे कांग्रेस को बातें सुना देते हैं, और यहाँ से आम आदमी पार्टी भी साथ नहीं है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी कि जितनी अभी उसके पास सांसद है, सीटें हैं, उतना भी वो ला पाए, और अगर नहीं ला पाती है तो फिर इससे बड़ी फजीहत क्या होगी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने फिरते हैं, और अगर 313 का जो आंकड़ा है, आप अगर वो भी नहीं ला पाए तो फिर आप क्या करेंगे। और वैसे भी इनकी संख्या तो अभी और कम है। डीएमके के सांसद है एमवाई को, वो अभी रिटायर हुए हैं, और ये डीएमके इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और भाजपा के पक्ष में तो ये भी जाता है कि अभी 4 राज्यसभा सदस्य नामित हुए हैं, उन्हें नॉमिनेट किया गया है, और ये तय है कि वो भी एनडीए के पक्ष में वोट डालेंगे, और नामित सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार होता है। तो यहाँ पूरा ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये तो साफ है कि जीत भाजपा की होगी, एनडीए की होगी। अब उसमें ये देखना है, और कांग्रेस की चिंता ये है कि कितनी प्रचंड जीत होती है, और कांग्रेस कहां पर ठहरती है, जो इंडिया अलायंस है वो कहां पर ठहरता है। क्योंकि कांग्रेस को तो अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है कि हमारे भी जो सांसद है वो हमें ही वोट डाल दें। हो सकता है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को ही वोट डाल दें। तो यहाँ समस्या है, और इसीलिए अभी ये मंत्रणा चल रही है कि उम्मीदवार उतारा जाए या नहीं उतारा जाए, या फिर क्योंकि मध्यावधि चुनाव है उपराष्ट्रपति का, तो उसके लिए जो कैंडिडेट भाजपा लाएगी, एनडीए लाएगा, उस कैंडिडेट को ही मंजूरी दे दी जाए। तो इस पर अब देखिए कांग्रेस क्या फैसला लेती है, क्योंकि दोनों ही फैसलों से उसके लिए मुसीबत है। अगर कहेगी कि हम सीधे समर्थन करते हैं तो भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस को भरोसा नहीं है। अगर उम्मीदवार उतारेगी तो मतदान के बाद साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पर और कांग्रेस की विपक्षी जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, इन पर इनके सांसदों को कितना भरोसा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।